बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्शन दिया आर्टिकल 370 को लेकर। इसका वजह क्या है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर क्या फ़ायदा होगा इंडिया को, क्या नुकसान होगा कश्मीरियों को? इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये इंडिया है और यहाँ पर ये जो है, यहाँ से ये है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, IOK, जिसको 1947 से लेकर इंडिया ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। और यहां पर यह है पाकिस्तान। अब जो कश्मीर इंडिया के पास है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, इसके ऊपर दो जो हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे इंडिया के आइन के, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। पहले यहां पे आ जाते हैं। आर्टिकल 370 वर्डिक्ट। Supreme Court of India upheld the abrogation of Article 370. Upheld means बरकरार करना, जारी रखना, फेवर करना, जो मोदी गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट किया था, खत्म कर दिया था, रिवोक किया था आर्टिकल 370 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन, ये वर्डिक्शन सुनाया है कल कि वो सही किया था मोदी गवर्नमेंट ने, वो मोदी गवर्नमेंट ने सही किया था। अब कोई हैसियत नहीं है आर्टिकल 370 की और ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। ये वर्डिक्शन कल सुनाया है। इंडिया के 5 जज बेंच बना था, 5 जज बेंच बना था और ये 11 जुलाई को इसका हियरिंग शुरू हुआ था और 5 सितंबर को ये जो वर्डिक्शन है इट वाज रिजर्व्ड और ये कल सुनाया गया, यानी कि 11 दिसंबर 2023 को ये वर्डिक्शन सुनाया गया बाय DY चंद्राचूड, जो कि इंडिया का है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और यूनानिमसली तौर पर जो है ये वर्डिक्शन आ गया, यानी कि जो 5 रुकनी बेंच था उसके तरफ से। अब समझते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A। अच्छा, मुझे यहां पर कुछ हैरत भी है कि भाई जज भी इंडिया के हैं, अदालत भी इंडिया का ही है। ये कोई यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये उसका वर्डिक्शन नहीं है। कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने ये वर्डिक्शन नहीं सुनाया। ये इंडिया की अपने गवर्नमेंट के अंदर मोदी लेड गवर्नमेंट, और जो इंडियन मीडिया है इसके ऊपर टाइटल भी है गोदी मीडिया, और जो वहां पे जजेस हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय RSS आइडियोलॉजी, मोदी BJP। तो उनकी मर्जी है भाई, वो उनकी अपनी जो है उनका अदालत है, जजेस उनके ही हैं, तो उनका ये वर्डिक्शन है ये। अच्छा जी, मुझसे याद यहां पर आ गया नरमबर्ग ट्रायल्स जो हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के अंदर, और जो अलाइड पावर्स ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और UK ने पनिश किया था जर्मन पॉलिटिशियंस को, जर्मन जर्नल्स को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नरमबर्ग ट्रायल्स के जरिए। तो ये वही कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर भी। अच्छा जी, तो आर्टिकल 370 और 35A इनको समझते हैं जरा, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी पहले, अब ये नहीं रहे इंडिया के लॉ के मुताबिक। ये है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडिया के आइन के अंदर, इंडिया का आइन जो है 1950 में 26 जनवरी उनका है रिपब्लिकन डे, 26 जनवरी, और 52 में इसको मॉडिफाई किया गया 52 के अंदर, और ये दोनों आर्टिकल्स रखे गए वहां पर 370 35A। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370 370। इसके तहत क्या हुआ,
कश्मीर वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस। क्या मिला था कश्मीर को? स्पेशल स्टेटस मिला था, खुद मुख्तियारी, कुछ ऑटोनॉमी, बहुत सारे राइट्स दिए गए थे कश्मीरियों को बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और 3 मिनिस्ट्रीज थे, जो हैं 3 डिसिप्लिन मिनिस्ट्रीज या पावर्स, वो इंडिया के पास रहे, वो न्यू दिल्ली के पास आए। जो बाकी दीगर मामलात हैं वो कश्मीरी अपना खुद हल करेंगे। अब 3 कौन से? एक डिफेंस, यानी कश्मीर के अंदर डिफेंस, उनकी पुलिस या फौज अपनी नहीं होगी, इट विल बी फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया की वहां पर होगी कश्मीर के अंदर पुलिस या फौज, टू मेंटेन लॉ एंड सिक्योरिटी देयर। फिर यह है फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स, कोई भी उनका वजीर खारजा नहीं होगा, कोई भी उनका वजीर खारजा नहीं होगा, यानी कि इंडिया विल रिप्रेजेंट देम। और फिर यहां पर कम्युनिकेशन, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये 3 जो अफेयर्स थे, मिनिस्ट्रीज थे, वो इंडिया के पास रखे गए थे। जो बाकी दीगर मामलात थे वो कश्मीरी खुद एड्रेस करें, खुद सॉल्व करें उनको, कुछ लॉज बनाकर अपने एरिया के अंदर। ये था आर्टिकल 370। फिर ये है आर्टिकल 35A। इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? इट वॉज अबाउट सिटीजनशिप। इट वॉज अबाउट सिटीजनशिप, यानी कि कोई भी इंडिया का शहरी किसी भी इंडिया के स्टेट से या किसी भी इंडिया के सिटी से, चाहे वो इंडिया के स्टेट यहां पर यूपी से है, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गोवा, और जो है वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, जहां से भी वो है, वो कश्मीर में जाकर कभी भी कश्मीर का शहरी नहीं बन सकता। नो एनी इंडियन सिटीजन कैन बिकम कश्मीरी सिटीजन। और कोई भी इंडिया का शहरी जाकर वहां पर बिजनेस कारोबार नहीं कर सकता, कोई भी इंडिया का शहरी जाकर वहां पर परमानेंटली तौर पर सेटल नहीं हो सकता। सिर्फ इंडिया के लोग, इंडिया के शहरी वहां पे जाएंगे ओनली फॉर विजिटिंग पर्पस, नथिंग एल्स। अब ये दोनों आर्टिकल्स खत्म किए गए। अब क्या होगा कश्मीर के अंदर? सिटीजनशिप, स्पेशल स्टेटस दोनों खत्म हो गए हैं। अब क्या होगा? अच्छा जी, ये 2 फायदे जो बहुत जल्द मोदी ने क्यों काम किया, इंडियन कोर्ट, इंडियन मीडिया, दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस। हिंदुत्व जो लगाते हैं स्लोगन, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, जो बाकी वहां पे कम्युनिटीज हैं, मुसलमान हैं या सिख हैं, कोई उनकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा जी, इंडिया के अंदर ना इलेक्शन को जीतने के लिए आप 2 काम करें। 2 काम क्या करें? कोई रिफॉर्म्स वहां पे आप इंट्रोड्यूस ना करें, बस 2 काम करें आप। वो क्या है? एक तो कश्मीर और पाकिस्तान की बात करें, वहां पर कश्मीर बनेगा हमारा हिस्सा, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, एक ये आपके पास पॉइंट है। नंबर 2, हिंदुइज्म। आप ये कहेंगे कि इंडिया जो है ये हिंदुओं के लिए है, हिंदुत्व जो है या अखंड भारत बनाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको अंधभक्त भी आप आजकल कह सकते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स विदाउट एनी लॉजिक इंडिया के अंदर। तो मोदी ने क्या किया, ये इशू को रेस कर दिया अभी जल्दी में, क्योंकि इंडिया के अंदर अब ये इंपैक्ट, ये 2 बड़े इंपैक्ट्स पड़ेंगे, ये 2 बड़े इंपैक्ट्स हैं। एक तो जल्दी में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी दोबारा पावर में आना चाहती है, तो ये कार्ड यूज किया कश्मीर का। 2024 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, इंडिया में होंगे इलेक्शंस मार्च, अप्रैल, मई के अंदर। अब इलेक्शन जीतने के लिए अब जब ये वर्क होंगे, कैंपेन चलेगा इलेक्शन का इंडिया के अंदर, तो बीजेपी, मोदी, अमित शाह वो चिल्ला के बोलेंगे हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया,
वो कर दिया। नंबर 2 क्या करेंगे, ये जो खतरनाक चीज है वो क्या है, जो बहुत खतरनाक चीज है वो क्या है, वो ये चीज डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज। अच्छा जी, अब मुझे डर है इस आर्टिकल 35A का। इसमें क्या था, सिटीजनशिप, ये खत्म हो गया। दैट मीन्स इंडिया के तमाम जो स्टेट्स हैं, यहां इंडिया के लोग, इंडिया के बिजनेसमैन, दे कैन इजीली बी सेटल्ड इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कश्मीर में जाकर सेटल हो सकते हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। अब यहां कश्मीर के अंदर होगा इनफ्लक्स, देयर विल बी हिंदू, दो चीजें होंगे, हिंदू इनफ्लक्स तो कश्मीर, हिंदूज यहां इंडिया के मुख्तलिफ एरिया से जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदू इनफ्लक्स इन कश्मीर एंड मुस्लिम एक्सोडस। दैट मीन्स के जो मुसलमान हैं कश्मीर के अंदर, दे विल बी डिपॉपुलेटेड। निकलो यहां से, आप यहां से बाहर निकलो, यहां आ जाओ इंडिया के अंदर। तो क्या करेगा अभी वहां पर इंडिया, मुसलमानों को वहां से करेगा डिपॉपुलेट। मुख्तलिफ जो इंडिया के एरियाज हैं, यहां कुछ आएंगे राजस्थान डेजर्ट के अंदर, कुछ यूपी के अंदर, तो इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज में दे विल बी सेटल्ड। तो मुसलमानों का यहां से होगा एक्सोडस, निकलेंगे मुसलमान, फोर्सली वहां से उनको निकाला जाएगा, और हिंदूज का वहां पर होगा इन्फ्लक्स। दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक चेंज। और आने वाले वक्त में कश्मीर के अंदर जो है मुसलमान आपको नहीं मिलेंगे, इट विल बी कंप्लीटली हिंदू मेजॉरिटी एरिया, बस सिर्फ वहां पर आपको मिलेंगे हिंदूज। ये जो मोदी है ना, मोदी इंस्पायर है मेसोलिनी, फैशिज्म इटली के अंदर, या जो है हिटलर जर्मनी के अंदर, और स्टालिन जो था सोवियत यूनियन का। ये काम किया था स्टालिन ने। जो मुसलमान थे तातारी मुसलमान थे क्रीमिया के अंदर, वहां से उनको निकाला गया था, और डिफरेंट जो रशिया के एरियाज हैं उनको वहां रखा गया था। और ये काम आज कौन कर रहा है, मोदी कर रहा है यहां पर कश्मीर के अंदर। तो आने वाले वक्त में कोई 15, 20, 30 सालों के अंदर कश्मीर आपको मुसलमान बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, सिर्फ वहां मिलेंगे आपको हिंदूज। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, जो कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं उनके पास दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिखाया। वो पहले बड़े इंडिया की हिमायत में थे, देवर प्रो इंडियंस। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर, इसका फाउंडर था मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसका इंतकाल, डेथ हो गया। उसकी बेटी है अभी महबूबा मुफ्ती। और यहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बनाया गया था बाय शेख अब्दुल्ला। उसके बाद इसका बेटा फारूक अब्दुल्ला है, जो अभी इसका है प्रेसिडेंट, जो बार बार चिल्लाता है कि हम इंडियंस हैं, वी आर दी इंडियंस। जिन्होंने कहा था, कायदे आजम ने सही फरमाया था कि जो मुसलमान इंडिया के अंदर रह जाएंगे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो मुसलमान क्या करेंगे इंडिया के अंदर, दे विल हैव टू प्रूव, दोज मुस्लिम्स हु स्टे इन इंडिया, दे विल हैव टू प्रूव देयर पेट्रियटिज्म इन द रेस्ट ऑफ द लाइव्स। आने वाले जिंदगी में, सारी जिंदगी जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको साबित करना पड़ेगा, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो इंडिया से मोहब्बत करते हैं, दे आर लॉयल टू इंडिया। और आजकल ये हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे मुसलमान वहां बहुत अमीर हों, बहुत खुश हों, अल्लाह उनको खुश रखे, इंडिया के अंदर उनको अल्लाह खुश रखे। हमारे पास मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, वो खुश हैं मुसलमान इंडिया के अंदर। लेकिन ये बात ठीक है, मुसलमानों को वहां पे हर रोज जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम इंडिया के वफादार शहरी हैं। जिस तरह
फारूक अब्दुल्ला चिल्लाता रहता है कि मैं इंडिया से हूं, मैं इंडियन हूं, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। और असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते हैं कि मैं इंडिया का लायल शहरी हूं। भाई उनको बार बार बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। दे हैव टू प्रूव द पेट्रियटिज्म एवरी डे। बहरहाल अब ये मुसलमान वहां पर ही, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ये भी चिल्ला रहे हैं वहां पर। मुफ्ती साहिबा, फारूक अब्दुल्ला ये चिल्ला रहे हैं कि ये इंडिया ने जुल्म किया, क्यों किया इंडिया ने ऐसा। इनको अभी इनको याद आ रहा है कि जिन्ना से ही कह रहा था। ये बड़े प्रो इंडियंस हैं, हिमायती इंडिया के। ये कभी लड़े नहीं हैं, ये इंडिया को फॉलो करते हैं। और अभी इनको कल पर मैं देख रहा था, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने जुल्म किया हमारे ऊपर। अब इंडिया जो है डेमोग्राफिक चेंज करेगा कश्मीर के अंदर, हम अब कहां पे जाएंगे। भाई ये हो रहा है, ये होना था, अभी भी हो रहा है वहां पे इंडिया के अंदर। और जो इंडिया मानता है कि ये करने से ये पूरा जो इलाका है वो इंडिया का हो जाएगा आराम से, और जो कश्मीरी हैं वो आराम से कश्मीर से निकल कर इंडिया में आ जाएंगे यहाँ पर, ये बात भी गलत है। एथनिक क्लेंसिंग, डेमोग्राफिक चेंज कोई इजी नहीं है। इंडिया के लिए भी बड़े मुश्किलात का इंडिया को जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे चलकर और इसके क्या नतायज होंगे पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा जी, अब इंडिया वाले दावा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो एरिया है पाकिस्तान का, उसको भी हम हासिल कर लेंगे, जीबी को भी हम हासिल कर लेंगे। ये कहना है इंडिया वालों का। भाई आ जाओ, आ जाओ आप आराम से। आप आए थे, आपने भेजा था अभिनंदन को। अभी सर्दियों का मौसम है, वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है, चाय पिलाएंगे आपको, कॉफी पिलाएंगे आपको, आप आ जाए दोबारा यहाँ पर। यार भले हम पाकिस्तानी, यहाँ पर हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, हमारे पास पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच, आर्मी को लेकर कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर आजकल। लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी, जब बात हो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की, तो याद रखना, फिर हम नहीं देखते हैं कि हम सिंधी हैं, हम बलोच हैं, हम पश्तून हैं, पंजाबी हैं, हम सुन्नी हैं, शिया हैं, देन वी ऑल बिकम पाकिस्तानीज। तो ये इंडिया वाले जरा सोच समझ कर ये काम करना, ये आपको बहुत मुश्किल में डाल देगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।